हेलो फ्रेंड्स, हम फिर से हाजिर हैं आप सभी के लिए एक और वीडियो को लेकर के। और इस वीडियो में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। भारतीय संस्कृति के ऊपर अभी तक हमने 3 वीडियोस अपलोड कर रखे हैं और आज हम इस अपने चौथे वीडियो में जिस विषय के ऊपर बात करेंगे वो है भारतीय लोक चित्रकला। हम अपने वीडियो में आगे बढ़ें उसके पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो करें, हमारे वीडियोस को देखें, उन्हें लाइक करें, लोगों के साथ शेयर करें और अपने ऑब्जर्वेशंस कमेंट सेक्शन में लिख करके हमको बताएं। तो हम आते हैं आज के अपने विषय के ऊपर, भारतीय लोक चित्रकला। ये बात जानने काबिल है कि भारतवर्ष में सबसे अधिक लोक कलाओं का उदय हुआ है और कला मानव की सौंदर्य भावना का परिचायक होती है और इसी से मानव संस्कृति का उदय हुआ है, ऐसा हम कह सकते हैं। भारत में कला और संस्कृति में लोक कला का एक अनूठा समन्वय दिखाई देता है। लोक कला से किसी भी क्षेत्र की लोक सांस्कृतिक परंपराओं का पता चलता है और भारत की जो सांस्कृतिक परंपरा है वो तो वैसे भी बहुत ही प्राचीन रही है। किसी भी क्षेत्र या स्थान की जातियों और जनजातियों में पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही पारंपरिक कलाओं को लोक कला कहा जाता है, जो बहुत पुराने समय से लेकर अब तक भी ऐसे चलती चली आ रही है, लोगों के सामने आ रही है, लोग उसको जानते हैं, पहचानते हैं और कहीं ना कहीं वो कला ही उस जगह की प्रसिद्धि का और लोगों के जानने का कारण बनती रही है। तो इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और पहला नंबर आता है मिथिला चित्रकला का। मिथिला चित्रकला को हम मधुबनी चित्रकला भी कहते हैं। अगर हम सिर्फ मधुबनी ये नाम गूगल के ऊपर टाइप कर दें तो मधुबनी की जो सबसे बड़ी खासियत निकल करके आएगी, जिसके बारे में हमको पता चलेगा, वो होगी वहाँ की चित्रकला। तो कहीं ना कहीं मधुबनी का नाम और पूरे मिथिलांचल का नाम वहाँ की चित्रकला की वजह से प्रसिद्ध है। वो और कहना चाहिए वो चित्रकला आज की तारीख में भी सबके लिए प्रासंगिक है, लोगों के लिए, उस जगह के लिए, लोगों के बीच में प्रसिद्धि का कारण है। मिथिला चित्रकला भारत के बिहार और नेपाल की प्रमुख चित्रकला है, जिसमें बिहार में मधुबनी, पूर्णिया, सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फर जिले आते हैं और नेपाल में जनकपुर क्षेत्र में भी ये चित्रकला प्रसिद्ध है। जनकपुर ये वही क्षेत्र कहा जा सकता है जहाँ के राजा जनक हुआ करते थे और कहीं ना कहीं उनका जिक्र रामायण में भी आता है, जिनकी पुत्री सीता हैं। और देखा जाए तो मधुबनी में जितवारपुर गांव इस लोक कला का प्रमुख केंद्र रहा है। हम ये कह सकते हैं कि मुख्य केंद्र मधुबनी में जितवारपुर गांव रहा है। शुरुआत में इस कला का विकास एक घरेलू चित्रकला के रूप में हुआ था और ये एक रंगोली के रूप में शुरू की गई थी, लेकिन जैसे जैसे समय बीता ये चित्रकारी कपड़ों पे, कागज़ों पे और दीवारों पर भी होने लगी। इस चित्रकला की प्रमुख विशेषता थी कि हिंदू देवी देवताओं के चित्र बनाए जाते थे, जैसे चित्रण किया जाता था, पेड़ पौधों के चित्र बनाए जाते थे, धार्मिक मूल्यों का चित्रांकन किया जाता था। और इस कला को शुरू करने वाली मिथिला की महिलाएं थीं, जिसे बाद में वहाँ के पुरुषों ने भी स्वीकार कर लिया। उन्होंने भी इसमें अपना हाथ बटाना शुरू किया। मधुबनी पेंटिंग या मिथिला चित्रकला की पेंटिंग 2 तरीके की होती है। एक भित्ति चित्र मतलब जिसको हम दीवार पर बनाते हैं और दूसरी अल्पना जिसको हम ज़मीन पर बनाते हैं। इन चित्रों को मुख्यतः पूजा स्थान, विवाहितों के कमरे में और शादी या खास उत्सवों में घर की बाहर की दीवारों पर बनाया जाता है। इसमें गहरे रंगों का इस्तेमाल किया जाता है और महासुंदरी देवी इस चित्रकला की प्रसिद्ध कलाकार रही हैं। अब आते हैं अगली चित्रकला के ऊपर, जिसका नाम है रंगोली। रंगोली भारत की एक बहुत ही प्राचीन लोक चित्रकला है, जिसको मुख्यतया त्योहारों पर, उत्सवों पर, पूजा में, व्रत में, विवाह में, जो भी मांगलिक कार्य होते रहे हैं उनमें ज़मीन के ऊपर बनाया जाता रहा है, मुख्य रूप से ज़मीन, धरती के ऊपर। और अगर हम इसके उदय के बारे में बात करें तो कहीं ना कहीं सिंधु घाटी की सभ्यता के समय से ही इसका चलन रहा है और वैदिक काल में भी इसका बहुत महत्वपूर्ण स्थान रहा था, इसको अत्यधिक महत्व दिया गया था। इसको फर्श चित्रकला या पट चित्रकला भी कह सकते हैं। इसमें सूखे एवं प्राकृतिक रंगों का इस्तेमाल किया जाता है। रंगोली को उत्तर प्रदेश में चौकपूर्णा, केरल में कोलम, बिहार में अरीपन, कर्नाटक में रंगवल्ली, राजस्थान में मांडना, बंगाल में अल्पना, हिमाचल प्रदेश में अदूपना,
उत्तराखंड में थापा और एपड़ और महाराष्ट्र में रंगोली के नाम से जाना जाता है। अब आते हैं अपनी अगली चित्रकला के ऊपर, जो है पहाड़ी चित्रकला। पहाड़ी चित्रकला विशेषतया राजपूत शैली से प्रभावित रही है और इसके ऊपर मुगल चित्रकला का भी प्रभाव रहा है। यह जम्मू में, हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में और उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में बहुत ही प्रसिद्ध रही है। और जो चित्र इसमें प्रमुखतया लोगों को दर्शाए जाते हैं, उसमें स्त्री और पुरुष के प्रेम को दर्शाया जाता है, जो उसकी खास विशेषता रही है। अब अगली चित्रकला है मेवाड़ी चित्रकला। मेवाड़ की चित्रकला प्राचीन है और वो बहुत ही आकर्षक है, जिसमें रेखाओं का, रंग और रूप का बेहद संतुलित ढंग से संयोजन किया जाता है, जिससे कि ये चित्रकला बहुत ही आकर्षक लगती है। ये इस चित्रकला को हम राजस्थान के उदयपुर में, चित्तौड़गढ़ में और राजसमंद में देख सकते हैं। अब अगला नंबर आता है इसी में कालीघाट चित्रकला का। कालीघाट चित्रकला का उदय 19वीं शताब्दी में हुआ था। और जैसे कालीघाट बंगाल में एक जगह का नाम है जो कोलकाता के पास में पड़ती है। इसमें कागज पर गहरे जल के रंगों से चित्रकारी की जाती है, जिसमें हिंदू देवी देवताओं के चित्र प्रमुख हैं। कालीघाट के चित्रों का बंगाली साहित्य, बंगाली संस्कृति पर बहुत प्रभाव रहा है। और इसमें सामाजिक विषयों के भी चित्र बनाए जाते थे, जो समय के साथ धीरे धीरे करके बदलते रहे। और जैसे जैसे ये जैसे इस पर पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव पड़ा, या फिर उन लोगों, उस संस्कृति का प्रभाव पड़ा जिसमें हम कह सकते हैं कि धनाढ्य लोग आते थे, तो उस हिसाब से भी चित्रकला धीरे धीरे बदलती रही। वैसे तो जब हम इसके शुरुआती रूप को देखें तो इसमें विभिन्न देवी देवताओं का चित्र पटचित्र में बनाया जाता था और गा गा कर लोगों को सुनाया जाता था। अब आते हैं अगली चित्रकला के ऊपर, जिसका नाम है वारली चित्रकला। वारली चित्रकला का उदय 16वीं शताब्दी में हुआ था और इसका उदय करने वाली जनजाति महाराष्ट्र की वारली जनजाति थी। ये एक विश्व प्रसिद्ध चित्रकला है, इसमें कोई दो राय नहीं है। चित्रकला में देवी देवताओं के अलावा सामाजिक विषयों के चित्र भी प्रमुख हैं। वारली चित्रकला मुख्य रूप से उत्सवों पर चित्रित की जाती है। वारली जनजाति महाराष्ट्र के ठाणे जिले में पाई जाती है। वारली जनजाति में विवाह के समय पर यह अनिवार्य रूप से बनाई जाती है। यूँ कह लीजिए कि ये शुभ का प्रतीक है। पहले इसे दीवारों पर बनाया जाता था, लेकिन अब ये कपड़ों और कागजों पर भी बनाई जाती है। इस कला को व्यवहारिक रूप माश नामक व्यक्ति ने दिया था। उसने इस कला को थाने के बाहर भी लोगों के बीच में पहुंचाया। शिवराम गोजरे, शरद वल्घानी इस कला के अन्य प्रमुख चित्रकार हैं। वैसे तो देखा जाए इस कला को पूर्ण करने में इनके चित्रों में वृक्ष भी आते हैं, पक्षी भी आते हैं, नर आते हैं, नारी आते हैं। जो इस चित्रकला की विषय वस्तु है वो धार्मिक होती है, जिसमें चावल की लेई और स्थानीय सब्जियों का गोंद विशेषतया इस्तेमाल किया जाता है। और जब हम इस कला के जो प्रस्तुति की बात करें तो जो कला है वो धर्मनिरपेक्ष रूप को प्रस्तुत करने में ज़्यादा एम्फेसाइज करती है, ज़्यादा उसके ऊपर जोर दिया जाता है। अब आते हैं अपनी अगली कला के ऊपर, जिसका नाम है यमुना घाट चित्रकला। इस चित्रकला का उदय उत्तर प्रदेश के मथुरा जगह से हुआ था और प्रमुखतः ये चित्रकला मंदिरों पर बनाई गई है। इसका इतिहास बहुत पुराना है, क्योंकि मथुरा कहीं ना कहीं देश का एक पुराना सांस्कृतिक केंद्र रहा है, जहाँ पर धर्म का प्रभाव भी बहुत अधिक देखने को रहा है। और अगर हम पुराणों की और महाभारत ग्रंथ के बारे में बात करें तो ये कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म इस जगह का रहा था। बाद में जब मुगल काल आया तो मुगल चित्रकला का प्रभाव भी यमुना घाट चित्रकला पर देखने को मिलता है। अगर ओवरऑल देखा जाए तो ये बहुत ही खूबसूरत चित्रकारी का स्वरूप है, जिसमें भगवान कृष्ण के जीवन से संबंधित चित्रकलाओं को बनाया गया है, जिसमें माखन चोरी करने का प्रसंग, रासलीला का प्रसंग और प्रेम लीला का प्रसंग शामिल होता है। यह मंदिरों की दीवारों के अलावा कागज और कपड़ों पर भी बनाई जाती है। अब बात करते हैं पाटचित्र, जिसको हम पटचित्र भी बोलते हैं, जो उड़ीसा की एक प्रमुख चित्रकला है, जिसका विकास 15वीं शताब्दी से 16वीं शताब्दी के बीच में हुआ था। यह मुख्य रूप से दीवारों पर, कपड़ों पर, ताड़ के पत्तों पर बनाई जाती है, जिसमें जगन्नाथ भगवान, उनकी बहन सुभद्रा का चित्र प्रमुख तौर पर आता है।
अब आते हैं अगली चित्रकला के ऊपर, जिसको हम कहते हैं फाड़ चित्र। फाड़ चित्र राजस्थान के भीलवाड़ा में प्रसिद्ध हैं और प्रमुख केंद्र इसका भीलवाड़ा ही रहा है। इसमें देवताओं देवकथाओं से संबंधित चित्रों को दर्शाया जाता है और इस चित्रकला का इतिहास 700 वर्ष से भी अधिक पुराना है। अगली चित्रकला जो इस क्रम में आती है वो है गोंड कला, जिसके उदय के पीछे गोंड जनजाति का सबसे बड़ा हाथ था, जो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और झारखंड में प्रमुखतया पाई जाती है। और इसके अलावा देखा जाए तो गोदावरी का क्षेत्र और संथाल परगना में भी इस चित्रकला को देखा जा सकता है, उसकी चित्रकारी को पाया जाता है। इसी क्रम में अगली चित्रकारी आती है जिसको हम कहते हैं कलमकारी चित्रकला। कलमकारी चित्रकला में कलम चित्रों को कलम से बनाया जाता है और यह मुख्य तौर पर आंध्र प्रदेश में प्रसिद्ध है। आंध्र प्रदेश के श्रीकालहस्ती और मसूलीपट्टनम में इसके केंद्र हैं, जहाँ पर ये मुख्यतः प्रसिद्ध है। इसका विकास विजयनगर साम्राज्य और गोलकुंडा साम्राज्य में हुआ था। इसमें हाथ से सूती कपड़े पर रंगीन ब्लॉक से छाप बनाई जाती है, जिससे ये चित्रकला पूरी होती है। विजयनगर साम्राज्य को हम हिंदू साम्राज्य कह सकते हैं और गोलकुंडा साम्राज्य के जो शासक थे वो मुस्लिम थे। तो इस चित्रकला के ऊपर पारसी चित्रों का या पारसी चित्रकला का भी प्रभाव देखने को मिलता है और भारत के अलावा ये चित्रकला ईरान में भी प्रसिद्ध है, फेमस है। और अब आते हैं अगले चित्रकला के ऊपर, जिसका नाम है तंजौर चित्रकला। ये मुख्यतया राजस्थान, गुजरात और बंगाल में प्रसिद्ध है। इसमें पौराणिक कहानियों का मुख्य रूप से चित्रण किया जाता है। इसमें वीरों की वीर गाथाओं का, उनकी कहानियों का भी चित्रण किया जाता है और उनकी कहानियों को चित्रों के माध्यम से दर्शाया जाता है। अब आते हैं अगली चित्रकला के ऊपर, या कह लीजिए कि बाकी जो प्रमुख चित्रकला की शैलियां हैं जो भारत में प्रसिद्ध रही हैं, उनके बारे में बात करते हैं। इसमें सोहराई, अल्पना, जैन शैली, बौद्ध शैली, अपभ्रंश शैली, बंगाल शैली और जयपुर शैली आते हैं। बीकानेर शैली, मालवा शैली, किशनगढ़ शैली, कोटा बूंदी शैली, कांगड़ा गुलेर शैली, बसौली शैली और गढ़वाल शैली भी वो प्रमुख शैलियाँ हैं जो अलग अलग क्षेत्रों में प्रसिद्ध रही हैं और आज भी कहीं ना कहीं प्रासंगिक हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। कमेंट सेक्शन में लिख करके हमको ये बताना बिल्कुल ना भूलें कि हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा और हम अपने वीडियोस के इम्प्रूवमेंट के लिए और क्या क्या कर सकते हैं। बहुत जल्दी आपसे मुलाकात होगी हमारे अपने अगले वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू वेरी मच।